वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मृत्युंजय, जिसमें श्री विष्णु लीडिंग रोल पर है। स्पेशली मैं इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब मैंने मूवी का ट्रेलर देखा तो एक नया कॉन्सेप्ट लगा। तो सच में मूवी का कॉन्सेप्ट अलग ही है। बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट्स के साथ चलती रहती है मूवी। क्वाइट इंटरेस्टिंग लगी कहानी। आप लोग भी वीडियो को देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले ज्यादा प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अच्युत शर्मा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये बंदा अपना ऑफिस खत्म करके मेट्रो के जरिए से वापस अपने घर पर जाते रहता है। और इसी तरह इस बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ही घबराया सा है। कदम कदम पर चारों तरफ देखते रहता है। एक्चुअली इस अच्युत को ऐसा लगता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन शॉकिंगली इसको कोई भी नजर ही नहीं आता। जब यह अच्युत अपने घर के करीब आने के बाद इसका फ्रेंड अच्युत के पास आता है। क्या बहुत टाइम से तुम्हारी बीवी तुमको कॉल कर रही है, क्यों तुमने अपना फोन स्विच ऑफ किया? अच्युत कहने लगता है कि वो स्विच ऑफ हो गया, मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। इसका फ्रेंड कहने लगता है कोई हमें क्यों फॉलो करेगा। इस तरह से अच्युत को उसके घर के पास ड्रॉप करने लगता है। तभी इसकी बेटी इसके पास आती है। इसकी बेटी का नाम होता है अंजलि। पूछने लगती है, अरे पापा आज आप आने में बहुत लेट कर दी, आई मिस यू। अच्युत भी कहने लगता है आई टू मिस यू बेटा। जब अच्युत अपनी बेटी को लेकर अपने घर के अंदर जा रहा होता है तो उस बच्ची अंजलि को भी ऐसा ही लगता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। खैर दूसरे सीन में मूवी के हीरो जय को दिखाया जाता है। जब जय सो रहा होता है तो इसका फ्रेंड जय को कॉल करके किसी बंदे का एड्रेस बताने लगता है कि नाम है अहमद हुसैन, एज है 62। तो यह सुनने के बाद जय मुस्लिम का गेटअप पहनकर उस बंदे के घर के पास जाता है। एक्चुअली इसके फ्रेंड ने जिस बंदे के बारे में बताया वो बंदा मर चुका होता है। जय वहाँ पर जाकर मरे हुए बंदे के बारे में सारी डिटेल्स हासिल करते रहता है। अपना दिमाग इस्तेमाल करके मतलब सारी चीजें एनालाइज करने लगता है कि मरे हुए बंदे को क्या चीजें पसंद थी, क्या नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, रिलेटिव्स कौन है। सो इस तरह से मरे हुए बंदे के बारे में सारी चीजें जानने के बाद जय वहाँ के लोगों में मिलकर मरे हुए बंदे की बहुत तारीफ करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि ऐसे महान इंसान के बारे में और भी काफी सारे लोगों को पता लगना चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम अहमद भाई की फोटो अखबार में छपवा देंगे, मेरे तरफ से 500 रुपए। यह सुनने के बाद बाकी लोग भी अपने अपने हिसाब से चंदा डालने लगते हैं। इस तरह से जय मरे हुए बंदे की फोटो अखबार में छपवा देता है। ये काम खत्म करने के बाद जय वापस अपने ऑफिस पर आता है। एक्चुअली जय एक न्यूज़पेपर में काम करता रहता है। जय का तो यही काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने अखबार में एड्स छपवाना। जय का ये टारगेट देखकर इसका बॉस इसको बहुत अप्रिशिएट करने लगता है, लेकिन एक्चुअली जय को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये क्राइम ब्यूरो में अपना काम करना चाहता है। इसका बॉस कहने लगता है, अरे जय क्यों सर दर्द के चक्कर में पड़े हो, अगर तुम हाइक मांगो तो दे दूंगा, लेकिन तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। वो क्राइम ब्यूरो एक अलग ही डिपार्टमेंट है यार, वैसे भी तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रहे हो, कीप गोइंग मैन। इस तरह से इसका बॉस इसको क्राइम डिपार्टमेंट में चांस ही नहीं देता। जय का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। यही बंदा मरे हुए लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने पर जय वहाँ पर जाकर उन लोगों के बारे में अच्छे से एनालाइज करके उनकी मरने की खबर अखबार में छपवाता रहता है। जिस भी धर्म का बंदा मरता जय उसी गेटअप में वहाँ पर जाकर अपना काम बहुत ही साफ सफाई के साथ करते रहता है। एक्चुअली जय का एक लौता फ्रेंड नहीं होता, इसके 3 फ्रेंड्स होते हैं, मतलब टोटली 4 लोग। एक बंदा हॉस्पिटल में काम करता है, दूसरा बंदा कब्रिस्तान में काम करता है। हर रोज ये चारों लोग अपना काम खत्म करके रात होने के बाद दारू शारू पीते रहते हैं। इसी दरमियान में जय की बुआ जय को कॉल करके डांटने लगती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए, अभी भी तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो, फटाफट से घर जाकर सो जाओ। खैर दूसरे दिन जय का फ्रेंड जय को कॉल करके एक और मरे हुए बंदे की डिटेल्स बताने लगता है। तो जय प्योर ब्राह्मण बनकर उस बंदे के घर के पास जाता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि मरने वाला और कोई नहीं वही अच्युत शर्मा होता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया। एक्चुअली इस अच्युत का एक्सीडेंट हुआ होता है, करंट शॉक लगने की वजह से इसकी मौत हो चुकी होती है। सो जय वहाँ पर जाकर अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस अच्युत के बारे में सारे डिटेल्स हासिल करके ये अपना काम करने लगता है। वहीं पर जय उस बच्ची अंजलि को भी देखता है। जय ऑब्जर्व करता है कि वो बच्ची रो नहीं रही। सो ये चीज इसको थोड़ा अजीब सा लगने लगता है कि बच्ची को तो रोना चाहिए। अपने पापा की डेड बॉडी देखने के बावजूद भी ये बच्ची नहीं रो रही। शाम होने के बाद जय अपने फ्रेंड से मिलकर उस बच्ची के बारे में बताने लगता है कि वो बच्ची नहीं रो रही। उसी तरह से अपने बारे में भी बताने लगता है कि जब मैं 7 साल का था उस वक्त मेरे मम्मी पापा इस दुनिया से चल बसे। जय बच्चा होने की वजह से इसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसके माँ बाप हॉल में क्यों सो रहे हैं, इनके ऊपर माला क्यों पहनाई है,
घर में इतने सारे लोग क्यों है। पहली बार इसने मरे हुए लोगों को देखा और वो भी अपने माँ बाप को ही। इसी दरमियान में जय की बुआ जय के पास आती है। अब जय के माँ बाप बनने के बाद इसकी बुआ ही इसकी परवरिश करने लगती है, लेकिन जय की बुआ जय को बहुत डांटती रहती, चाहे ये अच्छा काम करे या बुरा काम करे, हमेशा जय पर गुस्सा करने लगती। एक दिन जय अपनी बुआ से तंग आकर बहुत जोर से चीखते हुए रोने लगता है। तब जाके जय की बुआ जय को हक करके ये भी बहुत रोने लगती है। जय अपने दोस्तों से कहने लगता है, हमारे चाहते हुए लोग मरने के बाद हमें रोना चाहिए, वरना वो दुख हमारे अंदर भारी हो जाएगा। इसलिए मेरी बुआ ने उस दिन मुझे रुलाया। अब मैं उस अंजलि को अपने प्लेस पर देख रहा हूँ, उस बच्ची को भी रोना चाहिए। उसके बाद जय उस बच्ची अंजलि को ऑब्जर्व करते रहता है। ये बच्ची अंजलि बहुत ही अकेला महसूस करती रहती है। मतलब स्कूल खत्म होने के बाद इसका फादर इसको पिक करने के लिए आया करता था, लेकिन अब इसका फादर नहीं आ रहा, बाकी बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो बच्ची अंजलि एक पार्क में जाकर बैठती है। हमेशा ये इसका फादर यहीं पर आकर बैठा करते थे। अंजलि को देखकर जय भी इसके पास आकर इसको दिलासा दिलाने की कोशिश करने लगता है। अंजलि जय से यही सवाल पूछने लगती है कि मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो जय के पास इसका कुछ भी जवाब नहीं होता। खैर उसके बाद सुबह सवेरे विक्रांत नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये विक्रांत जॉगिंग करते हुए एक छोटे से मंदिर के पास आकर प्रार्थना करने लगता है। अब उसी जगह पर छत पर कुछ वायर्स लगे होते हैं, तो एक वायर अचानक से टूट जाती है। मतलब वो वायर एक पानी के ऊपर जाकर गिरती है। उसी वक्त वो विक्रांत पानी के ऊपर अपना पैर रखने पर इसको जबरदस्त बिजली का झटका लगता है। उसी वक्त इसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद एसीपी सीता नाम की एक ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जय भी उस विक्रांत के घर पर जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहता है, इसकी भी मरने की खबर अखबार में छपवाने के लिए। दूसरी तरफ मीडिया वाले कमिश्नर के पास आकर इस विक्रांत के बारे में सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं। एक्चुअली ये मरा हुआ विक्रांत एक बैंक एम्प्लॉय होता है और इसी तरह अपने बैंक के बारे में एक बहुत बड़ा स्कैम बाहर लाने वाला था। इसके लिए पुलिस भी इसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, लेकिन कल रात अचानक से विक्रांत के साथ ये हादसा पेश आया। तो वो एसीपी सीता भी मीडिया के सामने आकर कहने लगती है कि फिलहाल मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। अभी काफी सारी चीजें जानना बाकी है कि विक्रांत का एक्सीडेंट हुआ या तो फिर मर्डर। इस तरफ जय विक्रांत के घर पर होता है ना, तो ये ऑब्जर्व करता है कि जिस तरह से अच्युत की मौत हुई उसी तरह से विक्रांत की भी मौत हुई। ये चीज जय को बहुत ही अजीब सी लगने लगती है। अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि उस अच्युत की मौत कैसे हुई। उसका फ्रेंड कहने लगता है कि वो सुबह सवेरे जॉगिंग कर रहा था और मंदिर के पास गया, वहीं पर उसको बिजली का झटका लगा। विक्रांत के केस में भी सेम ऐसी घटना पेश आई। तो जय समझ जाता है कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं, उन दोनों का मर्डर हुआ। अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, लेकिन सेम तरह का कोइंसिडेंस चलना इट्स नॉट नॉर्मल। दूसरे दिन जय उस सीता से मुलाकात करके इसी केस के बारे में बताने लगता है कि मैडम विक्रांत का एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मर्डर है। कुछ दिनों पहले अच्युत नाम के एक बंदे का भी सेम इसी तरह से मौत हो गई, लेकिन सीता इसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। बस यही कहने लगती है कि फालतू की बकबक मत करो, हमें हमारा काम करने दो। ये देखकर जय का फ्रेंड जय से ही बात कहने लगता है, अरे यार पुलिस वाले तुम्हारी सुनते ही नहीं, छोड़ दो इस चीज को। जय कहने लगता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं पक्का सबूत लेकर दोबारा पुलिस वालों के पास जाऊंगा। इस तरह से जय और उसका फ्रेंड एक फॉरेन भिखारी के पास जाकर उसे चाय देते हुए कल क्या हुआ वो पूछने लगते हैं, क्योंकि ये भिखारी हर वक्त यहीं पर बैठा रहता है, तो इस बंदे ने कुछ न कुछ जरूर देखा होगा। यह फॉरेन भिखारी कहने लगता है कि वो बंदा तो बहुत ही अच्छा था, सुबह सवेरे जॉगिंग पर आता, मंदिर पर जाकर प्रे करता, मुझे 5 या 10 रुपए डालकर चला जाता। कुछ दिनों पहले मैंने एक बात को नोटिस की, ये जो ऊपर लाइट्स है ना, उसको रिपेयर करने के लिए एक बंदा आता जाता रहता है, लेकिन 3 दिन पहले वो बंदा नहीं आया, उसके बदले एक बहुत ही लंबा चौड़ा बंदा आया, लेकिन उन बल्ब्स को रिपेयर नहीं किया, बस ऑब्जर्व करके साइड में जाकर खड़ा रहा। मतलब वो बंदा 3 दिनों तक वहाँ पर जाता, बस उस टेम्पल को ही देखता रहता, कुछ नहीं करता। जय पूछने लगता है कि वो बंदा दिखता कैसा था। भिखारी कहने लगता है कि वो बंदा तो अंधेरे में खड़ा था, ढंग से नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी लाइटिंग में मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। उस बंदे के सर पर ज्यादा बाल नहीं थे, मोटा चश्मा लगाया था और उसी तरह से उसको पोलियो भी था। उसी तरह जब वो विक्रांत मर रहा था तो वो बंदा मुस्कुरा रहा था। खैर दूसरी तरफ वो बीबीए बैंक वाले बशीर नाम के एक बंदे को कॉल करके यही बात कहने लगते हैं कि सीता ने इस केस को टेकअप किया, अगर हम पकड़े गए तो तुम भी पकड़े जाओगे। बशीर कहने लगता है, अरे साहब तुम फिक्र क्यों करते हो, इस काम को अंजाम देने वाला साधु है, साधु का दूसरा नाम ही साया है, किसी को नजर नहीं आता और उसी तरह से कोई भी इसको देख नहीं सकता, और उसी तरह वो साधु सिर्फ परफेक्शन को ही जानता है, आप बेफिक्र रहिए। बाद में वही सीन दिखाया जाता है कि साधु ने उस विक्रांत को कैसे मारा और लोग इस चीज को एक्सीडेंट समझ रहे हैं। इस तरफ जय और उसका फ्रेंड फर्स्ट क्राइम सीन पर जाते हैं, मतलब वही जहाँ पर
अच्युत मरा था उस जगह पर, तो सेम वहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर होता है, इसी जगह पर उस अच्युत की मौत हुई थी। सो जय जब यहाँ पर आता है तो पास ही में एक बैंक होती है, तो जय नाइट सिक्योरिटी गार्ड से मुलाकात करके उसी अच्युत के बारे में पूछने लगता है कि कुछ दिनों पहले एक बंदे की यहाँ पर मौत हो गई थी, क्या आपने उस दिन कुछ चीजें नोटिस की? तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी सेम वही बातें बोलने लगता है जो उस भिखारी ने बताया। मतलब एक बंदा कहीं दूर पर खड़ा था, उसके सर पर ज्यादा बाल नहीं थे, मोटा चश्मा पहना था और उसी तरह उसको पोलियो था। 3-4 दिनों तक वो बंदा किसी जगह पर आकर उसी मंदिर को देखा करता था। जब जय उसका फ्रेंड उस जगह पर जाकर सीसीटीवी कैमरा सर्च करने लगते हैं तो इस एरिया में एक भी कैमरा मौजूद नहीं होता। तो जय समझ जाता है कि उस बंदे ने सेफ प्लेस से उस अच्युत को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो बंदा अच्युत को क्यों मारा होगा? दूसरे दिन जय सीता से मुलाकात करके कहने लगता है कि मैडम मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप हम चलते चलते बात करें? इस तरह से जय सीता की गाड़ी में बैठकर मेन पॉइंट के बारे में नहीं बात करता, बस इधर उधर की बातें शातें करते रहता है। किसी जगह पर आने के बाद जय उस गाड़ी से उतर जाता है। एक्चुअली जय जहाँ पर उतरा होता है वहीं पर अच्युत का घर होता है। अच्युत का भाई जय को देखकर यही समझने लगता है कि पुलिस वाले इसके घर पर आए हैं, इसलिए जानबूझकर जय पुलिस की गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आया होता है। जय पूछने लगता है क्या अच्युत मरने से पहले उसके अंदर कुछ डिफरेंस महसूस किया आप लोगों ने? अच्युत का भाई और उसका फ्रेंड जय से कहने लगते हैं हाँ सर, एक घटना तो पेश आई थी। मतलब अच्युत के साथ 2 बार घटनाएं पेश आई थी। उस घटना के समय वो मरने वाला था लेकिन बाल बाल बच गया। पहली बार अच्युत मैन होल में गिरने वाला था, दूसरी बार मेट्रो स्टेशन के सीढ़ियों से किसी ने धक्का दे दिया। बाद में जय उस बच्ची अंजलि से मुलाकात करके पूछने पर अंजलि जय को वही बात बताने लगती है कि एक दिन मैंने एक बंदे को देखा था जो मेरे पापा को फॉलो कर रहा था। जय अंजलि से प्रॉमिस करने लगता है कि मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारे फादर को क्यों मारा गया। खैर उसी रात जय अपने दोस्तों से मुलाकात करके इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहता है। कहने लगता है कि विक्रांत मरने के पीछे एक ठोस वजह है कि विक्रांत एक बैंक के स्कैम को बाहर रखने वाला था, इसीलिए उस बंदे ने विक्रांत को मार दिया। लेकिन अच्युत को क्यों मारा होगा? वो तो बहुत ही नॉर्मल बंदा था। तो अच्छे से सोचने पर इसके दिमाग में एक बात खनकने लगती है कि वो बंदा प्रैक्टिस कर रहा था विक्रांत को मारने के लिए, जिसका मतलब वो बंदा टेस्ट करने के लिए पहले अच्युत को मारा। जब उसका प्लान सक्सेस हो गया बाद में विक्रांत को मारा, क्योंकि विक्रांत को मारने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। ऊपर से विक्रांत के आसपास पुलिस वाले भी थे। उन दोनों का रूटीन एक जैसा ही था। 2 बार अच्युत को मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसका तीसरा प्लान सक्सेस हुआ उसी प्लान से विक्रांत को मार दिया। दूसरी तरफ कमिश्नर सीता को अपने पास बुलाकर केस के बारे में पूछने लगता है। सीता कहने लगती है कि सर अभी तक इंक्वायरी में कुछ भी पता नहीं चला। कमिश्नर कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि एक एक्सीडेंटल केस है, फटाफट से ये केस क्लोज कर दो तुम। इस तरफ जय यही सोचने लगता है कि वो किलर अच्युत को मारने से पहले उसको अच्छे से मॉनिटर किया, लेकिन वो कहां से मॉनिटर कर सकता है? तो अच्युत के घर के सामने ही एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है। जय वहां पर जाकर देखने पर सच में यहाँ से अच्युत का घर नजर आते रहता है, तो शायद वो किलर इसी अपार्टमेंट में रहता होगा। इस तरह से जय दूसरे दिन उस अपार्टमेंट के पास जाकर हर एक बंदे से वही होले वाले बंदे के बारे में पूछताछ करते रहता है कि आपने इस अपार्टमेंट के पास किसी पोले वाले बंदे को देखा? लेकिन सारे लोगों का यही कहना होता है कि इन लोगों ने ऐसे किसी बंदे को यहाँ पर नहीं देखा। इसी पूछताछ के दौरान जय असली किलर के फ्लैट के पास आता है। जब जय वो हुलिया बता रहा होता है तो साधु समझ जाता है कि इसको मेरे बारे में पता लग चुका है। एक्चुअली बात यह है कि साधु लोगों को ट्रिक करने के लिए जब जब अपना भेष बदलते रहता है। तो अच्युत और विक्रांत को मारने से पहले इसने अपना भेष बदला था। साधु फटाफट से अपनी गन निकालकर जय पर शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले जय यहाँ से जा चुका होता है। लेकिन फिर भी साधु हार ना मानते हुए उस जय का पीछा करते रहता है, उसे ढूंढते रहता है। यहाँ पर ये सीन बहुत ही मस्त है। मतलब ये साधु बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा होता है। फाइनली साधु टेरेस के ऊपर जाकर वेट करने लगता है कि जब जय अपार्टमेंट से बाहर निकलेगा इसको ठोक देगा। लेकिन उसी वक्त जोरदार बारिश होने की वजह से अपार्टमेंट से बाहर निकलने वाले बंदे छाता लेकर निकलते हैं। सो लकीली साधु जय को देख नहीं पाता और इसी तरह यहाँ पर जय को भी पता नहीं होता कि साधु ही असली किलर है। बाद में ये साधु अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उस जय के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है। मतलब उसका घर कहाँ पर है, वो कहाँ पर काम करता है, कब आता है, कब जाता है। जय का घर का एड्रेस फाइंड आउट करके उसको फॉलो करते रहता है। मतलब प्लान बनाने लगता है कि इसको कैसे मारेगा, इसका रूटीन क्या है। इस तरफ जय के दिमाग में एक और बात खनकने लगती है कि उसने दोनों हत्याएं बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया, जिसका मतलब वो बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा। मतलब उस बंदे ने पहले भी कई हत्याएं कर चुका होगा। जय अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाता है जो हॉस्पिटल में काम करता है।
पूछने लगता है कि मुझे कुछ पुराने रिकॉर्ड चाहिए, स्पेशली उन लोगों के जिनके एक्सीडेंटल डेथ हुई। पहले तो इसका फ्रेंड मना करने लगता है, अरे वो तो बहुत ही सिक्योर रूम है, अगर डॉक्टर को पता चलेगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन जय अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि बस यार तुम 10 मिनट मैनेज कर लो। तो उसका फ्रेंड भी ठीक है समझकर जय को रिकॉर्ड रूम में भेजता है। उसी वक्त डॉक्टर वहाँ से गुजरता हुआ इस बंदे को देखकर पूछने लगता है, अरे ये रिकॉर्ड रूम क्यों खुला है, फटाफट से बंद करो इसको। सो ना चाहते हुए भी जय का फ्रेंड उस कमरे को लॉक कर देता है। सो बाहर आने के बाद जय का वो फ्रेंड जय के दूसरे फ्रेंड से इशारों में बात करने लगता है कि जय रिकॉर्ड रूम में फंसा है, ये लो चाबी, जाकर दरवाजा खोल दो। लेकिन इस बंदे को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। साधु उस चीज को नोटिस कर ही लेता है। बाद में साधु हर लॉक हुए दरवाजे को तोड़कर अंदर चेकिंग करते रहता है, वही जय की। जब फाइनली साधु रिकॉर्ड रूम पर आता है तो जय फटाफट से कुछ रिकॉर्ड्स लेकर यहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद साधु जय को मारने की कोशिश करने लगता है अपनी गन से, लेकिन जय दोबारा इसको नजर नहीं आता। खैर जय वापस घर आने के बाद उन सारे रिकॉर्ड्स को चेकिंग करते हुए क्लूज ढूंढने की कोशिश करते रहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो साधु भी कुछ करते रहता है, मतलब ये भी कुछ अजीब की प्लानिंग करते रहता है। दूसरे दिन जब वो सीता किसी लड़के को देखने के लिए रेस्टोरेंट पर आती है, जय सीता के बारे में पता करके वहाँ पर पहुँच जाता है। जय ने जो एविडेंस कलेक्ट किया वो सारी बातें सीता को बताने लगता है, लेकिन दोबारा सीता जय की बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो साधु जय के घर में घुस जाता है, यही पता करने के लिए कि जय को इसके बारे में कितना पता है। थोड़ी देर के बाद जब जय वापस अपने घर पर आकर अपनी चाबी निकालने के लिए अपना हाथ ऊपर रखता है तो वो चाबी उसके प्लेस पर ना होने के बजाय बगल में होती है। सो जय को शक होने लगता है कि ये चाबी साइड में कैसे हट गई, क्या मेरे घर पर कोई आया है। वही जय के घर के बाहर वो साधु जय को ऑब्जर्व करते रहता है। इस तरफ जय समझ जाता है कि जिसका मतलब वो हत्यारों को मेरे बारे में पता लग चुका है। कंफर्मेशन लेने के लिए जय नीचे बैठकर उसी चाबी से खिड़की का दरवाजा तोड़ने लगता है तो शॉकिंगली घर के अंदर गैस का सिलेंडर ऑन होता है। मतलब उस साधु ने ऐसा प्लान किया होता है कि अगर जय घर के अंदर घुसा तो वो घर ब्लास्ट हो जाएगा। सो जय फटाफट से अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसको ये भी शक होने लगता है कि शायद वो किलर इसको फॉलो भी कर रहा होगा, इसलिए जय जानबूझकर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को थप्पड़ मारकर जेल चला जाता है। पनिशमेंट के तौर पर कोर्ट जय को 10 दिन के लिए रिमांड पर भेजती है। अब इस तरफ साधु भी जय का बाहर आने का इंतजार करते रहता है। इस तरफ जेल में जय को एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के बारे में पता चलता है जो अपनी सजा काट रहा होता है। जय इस बंदे के पास जाकर कहने लगता है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर मारने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हो। पहले तो ये बंदा बोलने से मना करने लगता है, लेकिन बाद में जय को कुछ बातें बताने लगता है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने अपने तरीके से काम करता है, लेकिन 2 बातें कॉमन होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट किलर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है, अगर कोई भी हमारे बारे में पता कर भी लेगा तो वही उसका आखिरी पल होगा। दूसरा ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास एक हैंडलर होता है, उसी हैंडलर के पास कॉन्ट्रैक्ट आता है और वो हैंडलर कॉन्ट्रैक्ट किलर को देता है। वो हैंडलर अकेला ही कॉन्ट्रैक्ट किलर के बारे में जानता है, बाकी कोई भी नहीं। और जैसे हम दूसरी तरफ उस बशीर को किसी दूसरे बंदे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो बशीर पार्सल कर देता है। बाद में वो साधु इस बशीर के पास आता है क्योंकि इसको मारने के लिए जय ऑलरेडी साधु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर चुका होता है, तो शायद जय जेल से बाहर आने के बाद बशीर के बारे में भी पता लगा लेगा। इससे पहले साधु इस बशीर को मार देता है, मतलब अपने ही हैंडलर को मार देता है। दूसरी तरफ जय जेल से सीता को कॉल करके ये बात कहने लगता है कि मैडम हर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास एक हैंडलर होता है ना, प्लीज आप उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करिए ना, लास्ट बार मेरी बातों का यकीन करिए। और इसी तरह से अपने घर के बारे में भी बोलने लगता है कि इसके घर में खतरा है। तो सीता एक कांस्टेबल को जय के घर के पास भेजती है चेकिंग करने के लिए। तो सच में जब वो कांस्टेबल दरवाजा ओपन करता है तो थोड़ा सा ब्लास्ट होता है, तब जाके सीता को जय की बातों पर यकीन होने लगता है कि जय ने जो कहा वो सच था। सो बाद में सीता जय को जेल से बाहर निकालती है इस केस में जय की हेल्प लेने के लिए। इसी दरमियान में सीता को बशीर की मौत की खबर मिलने पर सीता जय को भी वहाँ पर ले जाती है। बशीर की मौत देखकर पुलिस का ये मानना होता है कि बशीर हार्ट अटैक के जरिए से मरा होगा, लेकिन जब जय वहाँ की फाइल्स को चेक करता है तो इसको सारी बात समझ में आ ही जाती है कि बशीर एक हैंडलर था। बशीर मरने से पहले भी बशीर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जय सीता से कहने लगता है कि मैडम वो कॉन्ट्रैक्ट किलर एक और बंदे को मारने से पहले हम इसको पकड़ना होगा। जय को वहाँ पर एक छोटी सी स्लिप मिलती है, उस स्लिप के ऊपर एक मार्केट का नाम लिखा होता है 6 बजे। तो बाद में सीता और उसके टीम मेंबर्स उस मार्केट एरिया पर जाकर चारों तरफ निगरानी रखते हैं और यहाँ पर जय को उस किलर के बारे में वही हुलिया पता होता है कि सर पर कम बाल है, मोटा चश्मा पहनता है और उसी तरह से उसको पोलियो है। तो ऐसे हुलिये वाले बंदे के बारे में पुलिस
पुलिस वाले सर्चिंग करते रहते हैं। एट द सेम टाइम वो साधु अपना कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उसी मार्केट के पास आता है। जान लेता है कि यहाँ पर पुलिस वाले हैं और उसी तरह से जय को भी देखता है, लेकिन फिर भी साधु अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर ही लेता है। अब पुलिस वाले उस किलर को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन इनको कोई भी नजर ही नहीं आता। सीता दोबारा जय को डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारा टाइम बर्बाद हो गया। उसी रात जय दोबारा उसी मार्केट एरिया पर जाकर वहाँ का सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगता है। पुलिस वालों ने ऑलरेडी चेक कर लिया, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी नजर ही नहीं आया। तो फिलहाल जय उस बंदे को तलाश करने की कोशिश करने लगता है जो बंदा सीसीटीवी कैमरा से छुप रहा है। तो सच में वो साधु बहुत ही चालाकी से किसी भी कैमरा में नजर ही नहीं आ रहा होता, हर एक कैमरा से बचते रहता है। मार्केट के किसी भी कैमरा एंगल में उसका चेहरा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से पार्किंग लॉट के कैमरा पर चेक करने लगता है। सो बहुत सर्च करने के बाद जय को उस किलर का थोड़ा सा चेहरा नजर आता है। मतलब जब वो साधु पानी पी रहा होता है वो कैप्चर हुआ होता है। उस थोड़े से चेहरे को देखकर जय पहचान लेता है। क्या मुझे समझ में आया कि वो हत्यारा कौन है। एक्चुअली साधु के पास एक मैकेनिज्म होता है, जब भी यह बोतल के जरिए से पानी पीता उस बोतल को चिपका देता। कुछ दिनों पहले जब जय उस अपार्टमेंट के पास गया था उस बंदे के बारे में पता करने के लिए, तो उस वक्त साधु इसको नजर आया था। तो वो साधु ऐसी ही हरकत कर रहा था। और शॉकिंग बात यह है कि जय अपने फोन का कैमरा ऑन करके हर एक दरवाजे के पास गया था, जिसकी वजह से साधु का चेहरा कैप्चर हो चुका होता है। जय दोबारा सीता के पास जाकर उस शादी की फोटो दिखाने लगता है। सीता कहने लगती है कि दिस इज बुलशिट मैन, क्या तुम्हारे पास सबूत है इसके खिलाफ। इस तरह से दोबारा इसकी बातों को इग्नोर करने लगती है। उसी रात जय अपने फ्रेंड से मुलाकात करके उस साधु का चेहरा एक्सपोज करने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। वो ये कि जय हर रोज इस साधु की मरने की खबर अपने अखबार में छपाते रहता है। जय का यही प्लान होता है कि कोई तो भी बंदा इस साधु को देखकर इसको इन्फॉर्म करेगा, इसका एड्रेस बताएगा। अब ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद एक बूढ़ा बंदा अखबार में साधु की फोटो देखता है। यह बूढ़ा बंदा 4 दिन से साधु की फोटो देखते आ रहा है। शॉकिंग बात यह है कि वो साधु इसी बूढ़े आदमी के घर के सामने रहता है। तो वो बूढ़ा बंदा जय को कॉल करके इसी साधु के बारे में बताने लगता है कि आप हर रोज जिस बंदे की फोटो छपा रहे हो वो बंदा तो जिंदा है। तो जय फटाफट से साधु के घर के पास जाकर सीता को यहाँ पर बुलाता है। कहने लगता है कि मैडम यही वो कॉन्ट्रैक्ट किलर का घर है। चेक करने के लिए जब कांस्टेबल अंदर जाने लगता है उसी वक्त इसके हाथ को गोली लग जाती है। उसके बाद क्या था, सीता फटाफट से बैकअप को बुलाने लगती है। काफी सारे पुलिस वाले आने के बाद भी फायरिंग चलती रहती है अंदर से। फाइनली सीता घर पर फायर करने पर वो घर ब्लास्ट हो जाता है। सो अंदर जाकर देखने पर साधु की लाश भी पड़ी होती है, पूरी तरह से जली हुई। पुलिस वालों को यहाँ पर काफी सारे सबूत भी मिलते हैं कि सच में ये साधु कॉन्ट्रैक्ट किलर था। लेकिन जय सोचने लगता है कि वो साधु इतना आसानी से मरने वाला नहीं है। खैर जो भी हो, पुलिस वाले उन सारे लोगों को गिरफ्तार करने लगते हैं जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। दूसरी तरफ जय भी अपने फ्रेंड के कब्रिस्तान पर आकर कुछ काम करते रहता है। 3 दिनों के बाद वो साधु अपना भेष बदलकर जय के पास आता है, वही कब्रिस्तान के पास। जय कहने लगता है कि मैं तुम्हारा 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। साधु कहने लगता है कि जय तुम्हारी तारीफ करना तो बनता है, सारे लोगों ने मान लिया था कि मैं मर गया, लेकिन तुम नहीं माने। ग्रेट। जब तुमने पहली बार मेरी फोटो अखबार में छपवाई थी उसी दिन मैंने देख लिया, तो तभी से मैं अपने बचाव के प्लानिंग में लग गया। उसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। ये दोनों बहुत बुरी तरह से जख्मी भी होने लगते हैं। फाइनली जब साधु जय को गन से मारने वाला होता है तो उससे पहले ये पानी पीने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि जय ने ऑलरेडी इस वाटर बॉटल को चेंज कर चुका होता है। ये वाटर बॉटल नहीं होता, केमिकल का पानी होता है। ये केमिकल पीते ही इसकी बॉडी सुन्न हो जाती है। ऑलरेडी जय ने साधु के लिए एक गड्ढा खोद कर रखा होता है, उसमें डालकर दफना देता है फाइनली। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।